सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो जिसका आप सभी को इंतज़ार था, जो कि हमारा आरंभ बैच, वो आज से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 फिज़िक्स। तो आज है हमारे पहला लेक्चर इस बैच का, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिज़िक्स का पहला चैप्टर, जो कि है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो वैसे तो क्लास 9th के बारे में बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि ये बहुत कंसेप्चुअल होती है, टफ़ होती है, बच्चे फेल होते हैं। पर इस सब की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हम धीरे धीरे से सारा फिज़िक्स का कोर्स कंप्लीट करेंगे, आराम से समझते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आगे जाके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, और उनमें जिसमें भी प्रॉब्लम आएगी आप सब लोगों को, आप उनको कमेंट्स में बताइएगा, मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो ऐसे करके हम अपनी क्लास 9th की फ़िज़िक्स एकदम स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, ताकि हमें आगे के लिए भी हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहें। ठीक है। तो आज के हमारे इस चैप्टर के गोल्स क्या क्या हैं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, तो हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों में जाएंगे, थोड़ा सा हम बेसिक को अपने क्लियर करेंगे। उसके बाद हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। तो पहले लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई मेजरमेंट होती क्या है। अब भाई चैप्टर के नाम में ही है मेजरमेंट, तो ये तो जानना ही होगा कि मेजरमेंट आखिर होती क्या है। फिर हम पढ़ेंगे यूनिट्स, और फिर हम पढ़ेंगे चॉइस ऑफ यूनिट्स, मतलब हमें कौन सी यूनिट कब लेनी है, हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर नीचे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ यूनिट्स, कि जो भी हम यूनिट्स यूज़ करते हैं उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। यस, दिस इज़ योर्स एंड ओनली योर्स क्यूट सा चैनल, फील फॉर फिज़िक्स। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेलिना की, मैं यहाँ पे बुक यूज़ कर रहा हूँ, मेजॉरिटी स्कूल्स में वही होती है, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, सिलेबस सेम ही रहता है हर जगह। तो पहला जो इस बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ जनरल सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मेजरमेंट क्या होती है। तो मेजरमेंट क्या होती है, उस पर जाने से पहले मैं कुछ और बेसिक बातें करूँगा। देखो, फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें हमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। और जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उनकी कुछ रिजल्ट्स आएंगे, और वो जो रिजल्ट्स वाली वैल्यूज़ होती है ना, उन्हीं को पता लगाना कि वो कितनी है, इस सब चीज़ों को कहते हैं मेजरमेंट्स। ठीक है। तो अब हम मेजरमेंट्स करते कैसे हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से लेके समझाऊंगा कि आखिरकार मेजरमेंट्स हम करते कैसे हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये क्या हो गया भाई, इसको वापस लाओ। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये है तुम्हारा, ठीक है, ये हो तुम क्या कर रहे हो, तुम जा रहे हो कहाँ, सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी लेने किसके पास से, ये है हमारे बाबू भैया। इसके पास से आप लोग जा रहे हैं सब्ज़ी लेने। ठीक है। अब तुम लोग इसके पास गए, तुमने इनको कहा कि भाई 2 किलो आलू देना। क्या बोला, तुम्हें चाहिए क्या, 2 kg आलू चाहिए। अब सब्ज़ी वाले को पता कैसे चलेगा कि ये आलू है, मतलब पता कैसे चलेगा कि ये 2 किलो आलू है, कितना किलो आलू है। अब वो ऐसे तो करेगा नहीं कि हाथ पे 4 आलू रखेगा और बोलेगा ये 1 किलो है। उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, जिससे वो पता लगा पाए कि ये कितना किलो आलू है। तो वो जो चीज़ें करेगा इस आलू को पता लगाने के लिए कि ये कितना किलो है, उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं मेजरमेंट। मतलब वो क्या करेगा, आलू का मास को मेजर करेगा कि आलू कितने किलो का है। ठीक है। अगर वो अब आलू का मास मेजर करेगा तो वो कैसे करेगा। मान लो वहाँ पे देखा होगा सब्ज़ी वाली की दुकान में तराजू होता है, या कोई और तरह के बैलेंसेस रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो पता लगा लेते हैं कि इसका मास कितना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सब्ज़ी का, कुछ भी। तो जब वो ऑब्जेक्ट का या किसी भी सब्ज़ी का मास पता लगा लेते हैं कि ये इतना किलो है, तो वो हमें बताते हैं ना कि ये जो इसका मास है वो है मान लो 2 kg। ठीक है। अब उन्होंने हमें बताया कि ये मास 2 kg है। तो अब इस चीज़ का मतलब क्या है, किसी चीज़ का मास 2 kg है। देखो, अगर मैं kg की बात करूँ तो क्या वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या अगर मैं kg कहीं पे भी लेके जाऊँ, उसमें हमेशा 1000 ग्राम ही रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना, कहीं पे kg में 1000 ग्राम है, कहीं और जगह में हम चाहें तो kg में 2000 ग्राम है, कहीं और kg का अगर मैं डेफिनेशन पूछूँ तो किसी के लिए 500 ग्राम है। ऐसा तो नहीं है। चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं, 1 kg हमेशा इक्वल टू कितने का होती है, 1000 ग्राम की होती है। ये तो एकदम कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो kg जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, हम इसको एक तो कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं, और फिर हम इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, पहला कांस्टेंट वैल्यू और दूसरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो कि यहाँ पे हमें बताया गया है। अब ये डेफिनेशन का मतलब क्या है वो भी आगे जाके हम समझेंगे। ठीक है, पहले kg का समझ में आ गया।
फिर मैंने क्या बताया कि ये जो मास ऑफ आलू है कितना केजी है, मैंने बताया भाई 2 केजी है। मतलब इस चीज़ का मतलब क्या है कि जितना मास मेरे पास आलू है वो 2 गुना है 1 केजी के, 2 गुना है 1 केजी के। तो ये क्या कर रहा है, ये जो 2 है ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है इस वाले मास को इससे, कि ये वाला मास कितना है, इस वाले केजी का 2 गुना है। ठीक है, तो अगर हमने इस 2 को भी बता दिया, इस केजी को भी बता दिया, तो क्या हमें पूरा का पूरा सेंस में लिया कि इस आलू का मास कितना है, हमें पता लग गया ना कि ये 2 केजी है। तो मतलब हमने क्या किया, हमने इस आलू के मास को मेजर कर दिया। तो मेजर कर लेकिन हमने कौन कौन सी चीज़ें याद रखी, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी। पहला ये जो कांस्टेंट वैल्यू है केजी, कि हम किसके टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, केजी के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे या स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलेंगे। और वहीं हमने बताया कि ये कितने गुना है, 2 गुना ऑफ केजी है। मतलब इस 2 ने क्या किया, कंपेयर करा कि वो जो मास ऑफ आलू है वो उसका केजी का कितना गुना है, 2 गुना है। कंपैरिजन आ गया, तो इसी को हम कहते हैं मेजरमेंट। अब डेफिनेशन पे आते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटी। गिवन फिजिकल क्वांटिटी मतलब यहाँ पे मास की बात की जा रही है, विद दी नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब हमने किसको कंपेयर करा, इस मास को, इस फिजिकल क्वांटिटी को इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करा ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब क्या है, देखो मास यहाँ पे हमने लिया है मास ऑफ आलू या मास ऑफ गोभी, कुछ भी लो भाई, अपनी अपनी जो भी पसंद की सब्ज़ी है ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने मास लिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, और हमने राइट हैंड साइड पे हमने क्या लिया है, केजी लिया है। क्या केजी एक मास की यूनिट होती है, हमें पता है कि हम जब भी मास मेजर करते हैं केजी में ही करते हैं। इसी चीज़ का मतलब है सेम नेचर। अभी अगर मैं बोलता मास इज इक्वल्स टू 2 मीटर, कोई पागल ही समझता ना मुझे कि ये मास को मीटर में कैसे मेजर कर रहे हैं, तो वो सेम नेचर नहीं होता, वो डिफरेंट नेचर हो जाता। क्यों, क्योंकि मैं बात तो मास की कर रहा हूँ पर मैं मेजर क्या कर रहा हूँ, लेंथ। तो इसका मतलब है यही चीज़ कहना चाहता है वो सेम नेचर से। और अभी बात आती है कि ये जो टर्म आया फिजिकल क्वांटिटी, आखिर ये होता क्या है। अच्छे से एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है ये आखिर होता क्या है। देखो फिज़िकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं। यानी हम किसी भी चीज़ को अगर मेजर कर पा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिज़िकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे अगर मैं तुम्हारे पास एक ऐसे रॉड लेके आया, एक ये है रॉड, तो मैंने और तुम लोगों को बोल दिया कि बताओ इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई ज़रा गिनो। तो किसी ने बताया भाई इसकी लेंथ है 2 मीटर, हमने इसको मेजर कर पाए ना इसकी लेंथ को, तो ये लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। पर अगर मैंने बोला कि मान लो इस सब्ज़ी वाले ने ना मुझे सड़ी वाली सब्ज़ी बेची, ठीक है, अब मुझे आ रहा है इस पर कितना गुस्सा। अब मैं ये मेजर थोड़ी कर सकता हूँ कि मुझे इस पर कितना गुस्सा आ रहा है, ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि मुझे इस पर 10 गुस्सा आ रहा है, 20 गुस्सा आ रहा है, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता। मतलब मैं इस गुस्से को मेजर नहीं कर सकता। तो क्या गुस्सा एक फिजिकल क्वांटिटी हुई, नहीं हुई। तो फिजिकल क्वांटिटी का कुल मिला के यही मतलब है कि हम जिस भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं हम उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अगले पेज में आते हैं। हमने अभी फिर से हम एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ जो हमने पहली वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि m इज इक्वल्स टू, मतलब मास ऑफ आलू या जो भी लिया था हमने, हाँ, मास ऑफ आलू इज इक्वल्स टू 2 केजी। ठीक है, तो हमने इस मास को किस में मेजर करा, भाई केजी के टर्म्स में मेजर करा। तो क्या है, केजी एक यूनिट है, केजी एक यूनिट है, हमें इतना पता है। ये चीज़ तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से ही है ना अभी तक की। ठीक है, तो अब केजी को मैंने वहाँ पे 2 टर्म्स बताए थे, एक मैंने कहा था स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक हमने कहा था कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिट एक ऐसी चीज़ हुई जो कि हमें हेल्प करती है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। अगर एक केजी होता ही नहीं, मैं कहता कि भाई इस आलू का मास कितना है, कोई बोलता है 2। 2 क्या भाई, 2 ग्राम भी हो सकता है, 2 किलोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना। ये चीज़ हमें कैसे पता चली कि उसका मास 2 केजी है, उस यूनिट से पता चली। यूनिट पूरी की पूरी उस चीज़ की फील दे रहा है कि ये इसका मास कितना है। बिना यूनिट के हम कुछ पता ही नहीं लगा पाते, हम बोलते भाई इसका मास 2 है, 2 क्या है, हम उसी कन्फ्यूजन में रह जाते। तो यूनिट क्या होती है, एक ऐसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होती है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वही मैंने बताया था कि 1 किलोग्राम में हमेशा 1000 ग्राम ही रहेंगे। एक यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे 1 मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर रहते हैं, वैसे ही 1 किलोग्राम में हमेशा 1000 ग्राम रहेंगे।
तो वही चीज़ वो कहना चाहता है कि जो यूनिट है उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और वो किस में काम आती है, मेजर करने के काम आती है। कि अब क्या मेजर करने के काम आती है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़। मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है, इस दो से मतलब है। यानी हमने इस यूनिट के मेजर से, यूनिट की हेल्प से हमने क्या मेजर करा था, मास ऑफ आलू। तो हमने क्या बताया था, मास ऑफ आलू कितना है, 2 गुना है इस यूनिट का। तो हमने इस यूनिट की हेल्प से बताया ना कि ये इसका 2 गुना है। अगर मान लो मैं यहीं पे बोलता कि मास ऑफ आलू इज इक्वल्स टू 2000 ग्राम, 2000 ग्राम, ठीक है। क्या ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, हाँ भाई बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, हमें इतना तो पता ही है। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज़ 2 है पर यहाँ पे ये चीज़ 2000 में बदल गई। मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ यूनिट चेंज होने के साथ साथ। मतलब यूनिट हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है। यूनिट एग्जैक्ट में मेजर क्या करता है, मैग्नीट्यूड करता है कि ये इसका कितना गुना है। ये समझ में आ गया। ऑफ अदर क्वांटिटीज़ मतलब हमें मास मेजर करना है तो हम मास की यूनिट लेंगे। सेम नेचर वाली चीज़ें मैंने पहले ही समझा दी कि मास अगर होगा तो हम किलोग्राम या ग्राम में मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करनी होगी तो हम मीटर या सेंटीमीटर ऐसी चीज़ों में मेजर करेंगे। अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम डिग्री सेल्सियस, केल्विन ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो जो यूनिट का नेचर है वो सेम होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या मेजर करना है, ठीक है। ये भी चीज़ समझ में आ गई। अब पहला लेक्चर थोड़ा बेसिक होगा, आगे जाके हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये वाला जो चैप्टर है वैसे भी थोड़ा थियोरेटिकल है, इसमें थोड़ा सा चीज़ों को याद रखने की चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हो सकता है किसी किसी को बोरिंग भी लगे, कोई बात नहीं, पर यही आगे जाके थोड़े से बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेगा। जो हमारा अगला चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब कुछ ये काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे और काफ़ी सारे सवाल भी लगाएंगे इसके, ठीक है। अभी एक और चीज़ हमने बोला फिजिकल क्वांटिटी, ये देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ भाई दिख तो रहा है हमको, ठीक है। पर इस फॉर्मूले की फील क्या है, आओ मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। अभी हम चलो मास का हमने बहुत एग्जांपल ले लिया, अभी हम लेंथ के एग्जांपल लेते हैं। वही लेंथ ऑफ रॉड वाला मैंने कहा, मान लो एल इज इक्वल्स जो कितना है, 2 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है, क्या इससे हमें पता चला कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है लेंथ वाली वो कितनी लंबी है, पता चल गया हमें। तो इसका मतलब हमें अगर कभी भी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना होता है ना, तो हमें 2 चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। पहला कि ये कि उसकी यूनिट क्या है। अगर मैं मीटर बोलता ही नहीं, मैं बोलता कि इसकी लेंथ 2 है, तो कन्फ्यूजन हो जाती ना, तो हमें यूनिट लगानी ज़रूरी है। तो हमने यूनिट लगाई, तो मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली एक यूनिट, यूनिट के बिना तो काम बनेगा ही नहीं। अब दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है, ये जो 2 है ना ये। अब ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, अभी मैं बताता कि इस रॉड की लेंथ है मीटर। अब ये तो बताना होगा ना कि कितना मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इसके बिना पूरा सेंस थोड़ी बनेगा। इसका मतलब हमें यूनिट भी वहाँ पे लिखनी है कि कितनी इसकी यूनिट क्या है, और हमें ये भी लिखना है कि वो उस यूनिट के कितना गुना है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कि वो 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना भी मीटर है, ठीक है। इसका मतलब किसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन होगी, फिजिकल क्वांटिटी इज़ इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू करेंगे इनटू यूनिट करेंगे। एग्जांपल ये है, जैसे लेंथ यहाँ पे हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 है, और यूनिट हमारी यहाँ पे क्या है, मीटर है। ये वाला आगे समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि भाई चॉइस ऑफ यूनिट। अब यूनिट्स हमारे पास बहुत सारी हैं, जैसे अगर हम लेंथ में ही देख लें, हमारे पास मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, और भी बहुत सारे हैं। हमें पता कैसे लगेगा कि हमें कौन सी यूनिट कब लेनी है। अब ये चीज़ तो हमें पहले ही क्लियर रखनी पड़ेगी ना कि हमें कौन सी यूनिट में मेजर करना है। तो इस चीज़ के लिए 4 हमारे पास रूल्स हैं, या ऐसी प्रॉपर्टीज़ मान लो यूनिट्स की, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमें कौन सी यूनिट कब लेनी है, ठीक है। तो आ जाए हम चॉइस ऑफ यूनिट वाले इस पे। तो पहला है कि यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़। मतलब क्या है इसका, मान लो मेरे पास एक बहुत छोटी सी रॉड है। अब रॉड भी छोड़ो, हम या तो हमने मान लिया वो जो स्केल आता है ना प्लास्टिक वाला 15 सेंटीमीटर वाला, एक वो है, और यहाँ पे है हमारे पास 1 मीटर वाला स्केल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसको बोला कि भाई ये तो 15 सेंटीमीटर की है, पर वहीं मैंने इसको बोला कि ये तो 1 मीटर की है। क्या मैंने यहाँ पे दोनों की यूनिट्स डिफरेंट लिए हैं, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिया है, यहाँ पे मैंने मीटर लिया है। क्यों, क्योंकि मीटर क्या होती है, एक बड़ी यूनिट होती है लेंथ की,
और सेंटीमीटर क्या होती है, छोटी। तो अगर हमें कोई छोटी चीज़ें मेजर करनी है तो हम उसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई बड़ी चीज़ें मेजर करनी है, जैसे कोई हाइट ऑफ बिल्डिंग है या कोई भी माउंटेन की कोई भी पीक तक की वो है लेंथ है, ये सब कुछ, तो हम कैसे मेजर करेंगे उसको, मीटर, किलोमीटर, ऐसी चीज़ों में मेजर करेंगे। तो मतलब हमें एक बार ये देखना है कि हमें किस चीज़ को मेजर करना है, और फिर उसी कन्वीनियंट साइज़ की हमें यूनिट लेनी है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिगिटी। अब एम्बिगिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन। अब इसका मतलब क्या हुआ पूरी लाइन का, कि हमें जब भी कोई यूनिट डिफाइन करनी है तो हमें किसी बिना कन्फ्यूजन के करनी है। मतलब क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये जो है ना इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अभी मुझे इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ भाई इसकी यूनिट सेंटीमीटर ही है। अब मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ इसकी लेंथ है 15 kg। भाई कोई पागल समझेगा, हथौड़ा और सिर पे मार के चले जाएगा कि भाई क्या बोल रहा है, लेंथ 15 kg। इसका मतलब मुझे यूनिट्स में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि किसकी यूनिट क्या है और फिर उसी हिसाब से उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अब द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अब देखो बायो वाला ये रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, हाँ रिप्रोडक्शन की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वो तो बायो में ही पढ़ने को मिलेगा। और इस वाली लाइन का मतलब क्या है, इस वाली लाइन का मतलब ये है कि हम किसी भी एक यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं आराम से। मतलब अगर मैं बोलूँ 2 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हुआ, बच्चा बच्चा भी बता देगा, 200 सेंटीमीटर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस मीटर वाली यूनिट को क्या सेंटीमीटर वाली यूनिट में चेंज करा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो यूनिट थी वो रिप्रोड्यूस हो गई, किसी और फॉर्म में चेंज हो गई वैसा। ठीक है, ये वाली लाइन भी समझ में आ गई। अब फोर्थ पॉइंट ये मैं ऑलरेडी पहले ही समझा चुका हूँ कि जो वैल्यू ऑफ यूनिट है शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम। वही किलोग्राम वाला एग्जांपल, कि अगर 1 kg है उसमें हमेशा कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे। ये कहीं भी चेंज नहीं होंगे, चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं। 1 kg में हमेशा 1000 ग्राम ही रहेंगे। ना तो ये टाइम पे डिपेंड करते हैं, ना तो स्पेस का मतलब है कि कौन सी जगह पे हम बता रहे हैं। मान लो अगर मैंने बोल दिया कि भाई मैं इंडिया में मेजर कर रहा हूँ तब भी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। अगर मैं चाइना में जा रहा हूँ तब भी उतने ही होंगे। अगर मैं कहीं और जा रहा हूँ, रशिया जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, तब भी उसमें उतने ही ग्राम होंगे। हमेशा 1 kg में 1000 ग्राम ही होंगे। ये भी आ गया। आगे बढ़ें। अभी ये वाला जो है, ये देखो ये वाली जो डेफिनेशन हमारे बुक में लिखी हुई है ये पहले लिखी हुई है, और ये जो टेबल है ये बाद में दिया गया है, पर ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं तो मैंने इनको साथ में ही रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट कौन कौन सी होती हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि मेजरमेंट के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चाहिए होता है, यूनिट चाहिए होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई यूनिट तो चाहिए होती है, पर कौन सी यूनिट चाहिए होती है। फिर हमने पढ़ा चॉइस ऑफ यूनिट, कि भाई हम कौन सी यूनिट लें। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए फंडामेंटल मतलब टाइप्स ऑफ यूनिट्स। और पहला टाइप क्या होता है, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स। देखो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि यही है सबसे बेसिक चीज़, यहीं से सब कुछ बना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जब बचपन में तुम लोगों ने ABCD सीखा था ना, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको ABCD नहीं आती। आई होप ना ही हो यहाँ पे ऐसा कोई। तो जब यहाँ पे ABCD हमने सीखा था बचपन में, हमने ये थोड़ी बोला था कि ए किससे बना है। जैसे मैं यहाँ पे मान लो एक वर्ड लिख देता हूँ, वर्ड कौन सा लिखे, मान लो हाँ मैं कैट लिख देता हूँ। मैंने बोला भाई कैट किस चीज़ से बना है, ये तो 3 लेटर से बना है, एक C से, एक A से, एक T से। पर अगर मैं बोलूँ ए, अगर मैं पूछूं कि भाई ए किससे बना है, अब ये मत बोलना सर 3 लाइन से बना है, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, लो बन गया ए। भाई कॉन्सेप्ट का नहीं पता, पर उड़ता हुआ चप्पल ज़रूर आएगा अगर ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन दिए तुम लोगों ने। तो ए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बेसिक चीज़ हो गई अल्फ़ाबेट्स की, यानी ये इसी से सब कुछ बनेगा, पर ये किसी से भी नहीं बनेगा। वैसी होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ये होती हैं 7 टाइप की। पहली है लेंथ, दूसरी है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, और फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इनमें से कुछ कुछ हो सकता है नाम अभी ना सुने हो, टेंशन नहीं लेनी, 10th तक या सब कुछ के नाम सामने आ ही चुके होंगे। ठीक है, तो अभी जितना जितना सुना है उतना ही याद रखो, और ये सातों का नाम और यूनिट इनका याद होनी चाहिए। ठीक है, अब लेंथ, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर,
और सिंबल एम होता है, ये हमें पहले से पता है। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। इसका सिंबल क्या होता है? केजी होता है, ये भी हमें पहले से पता है। टाइम, इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। और सिंबल क्या होता है? सिंपल एस होता है, ये भी हमें पहले से पता है। टेम्परेचर, इसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है, केल्विन। अब देखो यहाँ पे केल्विन का के छोटा है यहाँ पे, पर यहाँ पे हमने केल्विन को कैपिटल में डिनोट करा है। क्यों? क्योंकि केल्विन जो है ना, वो एक साइंटिस्ट का नाम था। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था, और जब भी हम साइंटिस्ट के नाम की यूनिट का सिंबल लिखते हैं ना, उस सिंबल में हमेशा हम उसको कैपिटल लिखते हैं, पहला लेटर। ठीक है। अब आता है फिर से ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट देखो क्या है? कैंडेला है भाई, याद रखना, कैंडेला। सिंड्रेला नहीं है, कहीं कहीं लोग इसको सिंड्रेला याद रखते हैं कि हाँ भाई इसकी यूनिट तो सिंड्रेला है, ये तो हमें याद है। पता चल रहा है याद भी गलत किया है। तो इसकी यूनिट क्या है? कैंडेला। और इसका सिंबल क्या हुआ? सी डी। फिर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। अगर अभी ये नाम नहीं भी सुने हैं तब भी टेंशन नहीं लेनी, आगे जाके कहीं ना कहीं सुन ही लोगे। और इसकी सिंबल क्या है? एम्पियर, ए। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है यूनिट? मोल। और इसका सिंबल भी है MOL, ये। ठीक है। अब देखो ये सात तो हो गई, ये सात क्या हुई? हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बाद हमारी आती हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स या सब फंडामेंटल यूनिट्स, दोनों ही कहते हैं उसको। ये होती हैं दो। पहला होता है एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है। अब एंगल की, इन दोनों की भी फील बताऊंगा कि एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, वो भी बताऊंगा, अभी बता दूंगा, एक सेकंड। इसकी यूनिट क्या है एंगल की? रेडियन। बोले हम तो डिग्री में मेजर करते थे, पर वो उसकी एसआई यूनिट नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट नाम सुना है ना? एसआई यूनिट वो चीज़ें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने वो बता दी कि हाँ भाई यही है सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट्स। इन्हीं को हम एज अ रेफरेंस मान के चलेंगे, और बाकी जो भी हम यूनिट्स डिराइव करेंगे इन्हीं से डिराइव करेंगे। ठीक है। और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टीरेडियन। इसका सिंबल क्या होता है? आर डी। इसका होता है STRD। स्टीरेडियन का सिंबल होता है STRD। तो आओ यहाँ पे पहले समझते हैं एंगल और स्टीरेडियन, एंगल और सॉलिड एंगल। अगर इतना ही यहाँ इसकी चर्चा छिड़ ही गई है, मान लो मैं यहाँ पे दो लाइंस बना लेता हूँ। ठीक है। इन दोनों के बीच का हमें एंगल पता लगाना होता है। क्या ये वाली चीज़ हमने पहले पढ़ी है ना, कि अगर दो लाइंस हैं उन दोनों के बीच का ये जो कर्व होता है, ये जो आर्क होता है, ये कितना झुका हुआ होता है, इससे हम कितना झुका हुआ है या ये इससे कितना उठा हुआ है, इस चीज़ को हम कैसे मेजर करते हैं? एंगल से मेजर करते हैं। ये चीज़ तो पता होगी, अभी तक पता है ना ये चीज़ें। और अगर नहीं भी पता है तो मैथ्स में ज्योमेट्री चैप्टर में आ ही जाएगा, 9th क्लास के सिलेबस में ही। पर यहाँ पे सॉलिड एंगल एक टर्म है जो कि नया आता है। सॉलिड एंगल एक ऐसा टर्म है जो कि यहाँ पे नया है। तो अब सॉलिड एंगल क्या होता है हम ये जानते हैं। आइसक्रीम वाली कोन खाई है ना सभी ने? वो जो कोन वाली आइसक्रीम आती होती है, वो कैसी होती है? यहाँ से ऐसे होती है और नीचे से जाके ऐसी होती है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो क्या था, ये है एक 2D स्ट्रक्चर, पर ये क्या है? ये एक 3D स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जो 3D एंगल बनता है ना एक कोन में, एक आज एक कोन खाना भाई मेरी तरफ से, ठीक है? आज सब एक कोन खाना अपनी, मतलब अपने पैसे खर्च करके मेरी तरफ से। तो वहाँ पे देखना उसके नीचे ना एक ऐसा एंगल बना होगा, ये 3D में एंगल होगा। ये वाला तो 2D में एंगल होता है। इस चीज़ को एक बार विजुअलाइज करना है, ये एक 3D वाला एंगल बना होगा। इसी वाली चीज़ को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है। फंडामेंटल देखो, अभी मैंने फंडामेंटल यूनिट सातों के साथ बता दी। जैसे मैंने ABCD वाला एग्जाम्पल लिया था, इसको मिटा दूँ। जैसे मैंने ABCD वाला एग्जाम्पल लिया था कि भाई अगर हमारे पास ABCD ऐसा है, तो हम इसको, इससे हम आगे जाके और शब्द बना सकते हैं, पर कुछ भी ऐसा नहीं जिससे हम इन लेटर्स को बनाएं। ये लेटर्स ऐसी इंडिपेंडेंट है, ये लेटर्स बस हैं, ना तो ये किसी और से बने हैं, पर इनकी एक खासियत है कि ये किसी और चीज़ को बना सकते हैं। वैसी होती हैं फंडामेंटल या तो बेसिक यूनिट्स। ये क्या होती हैं? ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं अदर यूनिट्स के, मतलब ये किसी चीज़ से बनी नहीं है। और ये क्या होती हैं? ये इनको चेंज भी नहीं किया जा सकता। जैसे अगर ये ए है, इसको मैं ए किसी और चीज़ से एक्सचेंज थोड़ी कर सकता हूँ कि भाई अगर ये ए है, मान लो कल से मैं इसको ए बोलूँगा, ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ। ये चेंज भी नहीं हो सकती, और ना ही ये किसी और चीज़ से रिलेट हो सकती हैं। क्या मैं ए को बी से कुछ रिलेट कर सकता हूँ कि भाई ए बी का क्या लगता है? दोस्त है,
भाई है, बहन है या कुछ भी, ऐसे रिलेट तो मैं कर नहीं सकता। वैसे ही मैं यहाँ पे भी रिलेट नहीं कर सकता कि ये मीटर किलोग्राम का क्या लगता है। दोनों इंडिपेंडेंट है भाई, एक दूसरे के क्या लगेंगे। मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि किसी ये इसका ये केजी का सेकंड से क्या है। भाई ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, इन दोनों को तो हम रिलेट कर ही नहीं सकते। तो इस यही है, यही इन्हीं सब चीज़ों को कहते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स। जो कि पहली बात तो इंडिपेंडेंट हो, ना तो वो किसी और यूनिट में चेंज हो सकें। किसी और यूनिट में इन द सेंस कि अगर वो लेंथ बता रहे हैं तो वो किसी और यूनिट में यानी किसी और केजी टाइम इस सब में चेंज ना हो सकें, और ना ही वो किसी और यूनिट से रिलेट हो सकें। जैसे मीटर को हम केजी से रिलेट नहीं कर सकते, वैसे ही ये वाली चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आती हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ये हैं दूसरी। पहले हमने पढ़ी फंडामेंटल, अभी आते हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड देखो नाम से ही लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे कैट वाला एग्जांपल लिया था, कैट। अब ये कैट वाला जो वर्ड है ये किससे डिराइव्ड है, ये 3 लेटर से डिराइव्ड है, CAT। यानी इन्हीं 3 लेटर से, मतलब इन्हीं 3 फंडामेंटल चीज़ों से ये वाली चीज़ डिराइव हुई। तो वैसे ही डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स जैसे ये कैट है ना, वो किससे बना, इन लेटर से बना। वैसे ही डिराइव्ड यूनिट किससे बनती है, फंडामेंटल यूनिट से बनती हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे काफ़ी क्लासिकल एग्जांपल आता है। अब ये देखो, ये यहाँ पे एक टेबल है, हो सकता है यहाँ पे टेबल की बहुत सारी टर्म्स अभी तक तुम लोगों ने एक बार भी ना सुनी हो, उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये सब हमारे आगे जाके सिलेबस में है। यहाँ पे सिर्फ एज अ एग्जाम्पल इन्होंने इनका नाम बताया है। पर एरिया और वॉल्यूम तो वही सुना ही होगा। एरिया की यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ी है मीटर स्क्वायर। क्या हम मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है? हाँ है, हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा कि मीटर तो एक फंडामेंटल यूनिट है। तो क्या ये जो मीटर स्क्वायर वाली यूनिट है, ये 2 बार इसको मल्टीप्लाई करने पे मिली है? मतलब क्या है, ये वाली जो मीटर स्क्वायर वाली यूनिट है ये एक फंडामेंटल यूनिट से बनी है? हाँ बनी है। एक और एग्जांपल लेता हूँ वॉल्यूम का, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। मतलब ये जो मीटर क्यूब वाली यूनिट है, क्या ये भी फंडामेंटल यूनिट से बनी है? जब हमने फंडामेंटल यूनिट थी मीटर वाली, उसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई करा तो ये वाली यूनिट आई। तो क्या ये वाली यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव हो रही है? हो रही है। हमने 2 एग्जांपल से हमें दिख भी गया है साफ साफ, और भी आगे एग्जांपल्स रहेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ लें। तो डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं वो ऐसी यूनिट्स होती हैं जो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे। अब अगर ये फंडामेंटल ये वाली मीटर वाली होती ही ना, तो क्या भी हम कभी हम इसको डिफाइन कर पाते? कभी भी नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे। और वो क्या है, एक्सप्रेस हो रही हैं किसके टर्म्स में, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में। मतलब ये मीटर स्क्वायर किसके टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है, मीटर इंटू मीटर के, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में मेजर हो रहा है। वैसे ही एक और आता है डेंसिटी। अब डेंसिटी देखो, यहाँ पे देखो थर्ड वाला एग्जांपल, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वॉल्यूम की अभी हमने पढ़ी, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ये देखो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो क्या है, जो डेंसिटी की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो किस किस से बनी, पहली बात तो किलोग्राम से बनी, और दूसरा मीटर क्यूब से बनी। और मीटर क्यूब क्या है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। यानी किलोग्राम भी फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है। तो क्या ये जो डेंसिटी की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो एक डिराइव्ड यूनिट है? क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल यूनिट से ही बनी है। वैसे ही वेलोसिटी या स्पीड का एग्जांपल, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किससे डिराइव्ड है, मीटर और सेकंड वाली फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड है। वैसे ही एक्सेलरेशन यानी स्पीड अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। मतलब क्या हो जाएगा, पहले हमने क्या लिया, मीटर अपॉन सेकंड किया, उसको भी हमने अपॉन सेकंड किया। ये किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की। तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी डिराइव्ड यूनिट है। हाँ भाई डिराइव्ड तो है, क्योंकि इसमें मीटर है और इसमें सेकंड है, और ये दोनों ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो ये वाली मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली यूनिट किससे डिराइव हुई, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हुई। और भी ऐसे, ये देखो, ये और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनका एक बार ये जो फॉर्मूला है इनको याद वाद अभी मत करना, आगे जाके हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं। इनकी अगर यूनिट्स वगैरह याद कर सको तो ठीक है, कर लेना। या फॉर्मूला भी अगर याद तुम्हें करना है तो वो अपनी अपनी इच्छा है, कर लेना तुम लोग। और इनको एक बार ऐसे तोड़ के देखना कि किसकी यूनिट क्या है, फिर आगे जाके वो क्या बनी। जितनी ऐसे और एग्जांपल्स देखोगे, जैसे ये देखो, एक और चार्ट है,
इन सब के अगर अभी भी फिर से बता रहा हूँ, अगर इन सब के नाम नहीं सुने तब भी घबराना नहीं है, हम आगे जाके इनको पढ़ेंगे। अभी तुम लोगों को क्या करना है, इनका फॉर्मूला एक बार देखना है, फिर इनकी यूनिट्स आगे जाके देखनी है, फिर इनको देखना है और इस सब चीज़ों को देख के फील लेनी है कि ये किससे डिराइव्ड हुई हैं, ये फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हुई है। ठीक है, इस सब चीज़ को एक बार देख लेना, ये है आज तक का होमवर्क। और आज के लेक्चर में जो कुछ भी दिक्कत परेशानी है, जो कुछ भी डाउट्स आए हों वो एक बार पूछ लेना। ठीक है, समझ में आया आज का लेक्चर? तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जो होमवर्क दिया है उसको कर लेना और कोई भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, बाय।